हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। मैं सोनू कुमार अपने चैनल नी स्टेप आधार में आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या खुशखबरी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करो। आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी किया करो, लेकिन सब्सक्राइब अवश्य किया करो। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें यदि कोई आधार कार्ड का काम करने में इश्यू आ रहा है या प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हम किसी भी बंदे से हम पूछ सकते हैं या हम उसकी वीडियो हमें मिल जाती है। तो सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होता है। इसलिए किसी का भी चैनल हो, मेरा ही नहीं, किसी का भी चैनल आप देखो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य किया करो यदि वह चैनल आपके लिए यूजफुल है तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए खुशखबरी बताते हैं। क्या खुशखबरी है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भोपाल में लाइव ट्रेनिंग सेंटर चालू हो चुका है। आधार कार्ड बनाने के लिए, आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, फिंगरप्रिंट अपडेट करने के लिए सीएससी की तरफ से ट्रेनिंग चालू हो गई है। वो मैं आपको आगे अभी पे प्रूफ करता हूँ, प्रूफ भी दिखाऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा। मेरे पास पूरा वीडियो है उसका, जहाँ पर वह लाइव ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। सभी अधिकारी लोग वहाँ पर, जो अधिकारी लोग हैं यूआईडीआई के, अब उन्हें अपने अपने सेंटर पर सभी जानकारी दे रहे हैं। और किस तरह से आपको आधार कार्ड, न्यू आधार कार्ड बनाना है, किस तरह से आपको फिंगरप्रिंट अपडेट करने हैं, यह भोपाल में चालू हो चुका है। हाँ भाइयों, ये भोपाल में चालू हो चुका है, ये सही बात है। मैं अभी आपको सामने एक वीडियो दूंगा, उसमें आप पूरा वीडियो देखना। उसमें पूरा समझाया गया है, उसमें पूरा समझाया गया है, ए टू जेड समझाया गया है कि किस तरह से आपको आधार कार्ड बनाने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, कौन से डॉक्यूमेंट से नाम चेंज होगा, कौन से डॉक्यूमेंट से तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी। उसमें सब कुछ बताया है। अधिकारी लोग लगे हुए हैं अपने अपने सेंटरों पर। और भोपाल से जो मेरे पास एक वीडियो आया है, उसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है आधार कार्ड बनाने का। तो मैं आपको वीडियो देता हूँ, आप वीडियो देखिए और समझिए। थोड़े बहुत दिनों में हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, जिसमें हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। ये भोपाल में चालू किया गया है, सबसे पहले वहीं पर चालू किया गया है। और ये सारा काम यूसी पर होगा, ये सीएमपी पर कोई काम नहीं होगा। सारा काम यूसी पर होगा, यूसी पर ही चलेगा। यूसी पे सब काम होंगे। तुम्हारा आधार कार्ड बनेगा, फिंगरप्रिंट अपडेट होंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारे काम होंगे, लेकिन होंगे ये यूसी पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना और समझो। वीडियो को समझो, देखो, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, चलिए हम चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो। Morning, everyone. हेलो। बस थोड़ी सी देर में हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग यहाँ पे तो भोपाल से हैं कि अलग अलग शहरों से आए हुए हैं? अलग अलग शहरों से, भोपाल के आसपास से।
इस सेशन में हमारे साथ तीन अलग राज्यों से और लोग जुड़ रहे हैं लाइव सेशन में। तो सेशन लाइव हो रहा है, ठीक है। सेशन में हम लोग स्लाइड्स कवर करेंगे, प्रेजेंटेशन कवर करेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन में आप लोग अपने क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जिसको भी जो डाउट आ रहे हैं वो डाउट लिख लीजिएगा। और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा तब आप लोग अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है। बीच बीच में आप लोग सेशन में क्वेश्चन मत पूछिएगा। जनरली हम लोग जब रेगुलर सेशन करते हैं तो उसमें मैं अलाउ करता हूँ क्वेश्चन और आंसर सेशन कंटिन्यूएशन में चलता रहे। लेकिन अभी क्योंकि बहुत से लोग जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उन लोगों की कनेक्टिविटी, उनका जो कंटिन्यूएशन वो ना टूटे, इसलिए प्रेजेंटेशन चलता रहेगा। प्रेजेंटेशन के बाद फिर आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप लोगों को मालूम है आज की ट्रेनिंग किस विषय पे है? यूसी को समझते हैं। गुड। अब यूसी क्या है? हेलो हेलो, अभी तक आप लोग ईसीएमपी पे काम कर रहे थे, राइट? किसी ने सीएलसी भी यूज किया होगा? किया है आपने से? नहीं किया है, ठीक है। सीएलसी एक लाइट वर्जन है जो आउटस्कर्ट्स में, रिमोट एरियाज में जो लोग काम करते हैं उन्हें हैंड हेल्ड डिवाइसेस दिए गए हैं, जिससे वो लोग वेरिफिकेशन करके सरकार की जो स्कीम्स होती है वो प्रोवाइड करवा पाते हैं। अब यूआईडीआई, यूनिवर्सल क्लाइंट, शॉर्ट फॉर्म में यूसी, उसको रोल आउट कर रहा है। कोई बता सकता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यूसी और ईसीएमपी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एब्सोल्युटली। यूसी जो है कंप्लीटली ऑनलाइन क्लाइंट है और ईसीएमपी जो था वो ऑफलाइन काम करता था। अब मैं आप लोगों से एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने मोबाइल्स को साइलेंट मोड पे रख लें या एयरप्लेन मोड पे रख लें। अच्छा, अगर ये ऑनलाइन मोड पे लेके गए हैं तो उसका रीजन क्या हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? सॉरी? वो तो वेरीफाई वैसे भी होता था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें फंक्शनैलिटीज ऐड की गई हैं जो ऑनलाइन डेटा को वेरीफाई करती हैं। क्लाइंट के डेटा को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे हम लोग चीजें यूज करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने यूनिवर्सल क्लाइंट को लॉन्च किया है। और आने वाले वक्त में अभी कई जगह पे ईसीएमपी चल रहा है, सीएलसी चल रहा है, यूनिवर्सल क्लाइंट चल रहा है। आने वाले वक्त में इसको यूनिवर्सल क्लाइंट को ही एक्सेप्टेड मोड माना जाएगा। धीरे धीरे उसको हर जगह पे रोल आउट किया जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करें।
सो यूनिवर्सल क्लाइंट के बारे में आपको इनिशियल में थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन दिया गया होगा। आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से आप लोगों को थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी गई होगी कि यूनिवर्सल क्लाइंट आ रहा है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल क्लाइंट है क्या, वो क्यों आया है, उसमें प्रोसेसेस क्या क्या रहेंगे, उससे आपका काम किस तरीके से आसान हो जाएगा। आप लोगों का एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो होता है रिजेक्शन का, राइट? और रिजेक्शन होता क्यों है? रिजेक्शन जनरली होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स के कारण। कई बार हम लोग इंफॉर्मेशन गलत फिल कर देते हैं, कई बार हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। अब यहाँ पे वो सारी चीजों को एड्रेस किया हुआ है। सिस्टम जो है डेवलपिंग है, कंटिन्यूएशन में डेवलप होता रहेगा और बेहतर होता जाएगा। ठीक है, चलिए आधार का इंपॉर्टेंस क्या है? आधार नंबर क्या होता है? आधार किसी आदमी की पहचान को वेरीफाई करवा देता है, ऑथेंटिकेट करता है। तो गवर्नमेंट की आज की सारी स्कीम्स अगर आप देखेंगे तो वो आधार के थ्रू ही है। और उसने बहुत बड़ा हमारे बीच में से एक हर्डल हटा दिया है। स्कीम अब उस व्यक्ति तक पहुंच रही है जिसके लिए वो स्कीम बनाई गई है। ठीक है, और वो कैसे हो रही है? क्योंकि हमने उस व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित कर लिया कि ये वो व्यक्ति की पहचान है। क्या डुप्लीकेट आधार हम बना सकते हैं? और उसका रीजन क्या है डुप्लीकेट आधार नहीं बना पाने का? क्योंकि आधार सिर्फ व्यक्ति के डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को लेके नहीं बनाया जाता, राइट? वो उसके बायोमेट्रिक को लेके भी बनाया जाता है। और किसी भी दो व्यक्ति के बायोमेट्रिक मैच होना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। और यहाँ पे बायोमेट्रिक में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? फिंगरप्रिंट्स, आइरिस। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी हम और कम कर देते हैं कि किसी व्यक्ति की पहचान, दो व्यक्तियों की सेम आइरिस होंगे, दो व्यक्तियों की सेम फिंगरप्रिंट्स होंगे, इसके चांसेस बहुत बहुत मामूली हो जाते हैं। अब यूनिवर्सल क्लाइंट है क्या? यूनिवर्सल क्लाइंट जो लाया गया है वो इसलिए लाया गया, उसके दो कारण है। एक, रेसिडेंट को परेशानी ना हो। कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड बनवाने जाता है, हम में से कोई भी जाएगा और उसका आधार कार्ड की एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाएगी तो हमारे को अलग से एक फ्रस्ट्रेशन भी होगा और बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक तो रेसिडेंट की परेशानियां, ऐसा प्रोसेस बना दिया जाए, ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जहां पे पहली बार में वो जाए तो उसका काम पहली बार में ही हो जाए। दूसरी चीज, जो ऑपरेटर्स बैठ के वो काम कर रहे हैं वो लोग अपना पूरा वक्त उस इंफॉर्मेशन को फीड इन करने में करते हैं, लगाते हैं, और अंत में अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो परेशानी उनको भी झेलनी पड़ती है। तो ये परेशानी वो ना झेलें। दूसरी चीज, पीछे के एंड पे यूआईडीआई बैठा हुआ है, वो भी किसी जेन्युइन पर्सन के आधार एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना नहीं चाहता। तो ये तीनों एंड पे, इन तीनों एंड पे परेशानियों का सुधार करने के लिए हम यूनिवर्सल क्लाइंट को लेकर आए हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए, एफिशिएंसी आप लोगों की इंप्रूव हो जानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, आप आगे देखेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई हैं, ऐसे टूल्स ऐड करे गए हैं जिससे आप लोगों के टेंशन्स कम हो जाएंगे। रिजेक्शंस मिनिमाइज किया जाना चाहिए, एनरोलमेंट का प्रोसेस फास्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और हमेशा की तरह सेफ्टी और सिक्योरिटी क्लाइंट के डेटा की वो मेंटेन रहनी चाहिए। अब ईसीएमपी जो होता था उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते थे?
क्योंकि वो रियल टाइम, वो ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो रियल टाइम चेक्स कुछ नहीं होते थे। आप रियल टाइम में आप कोई डिटेल्स चेक नहीं कर सकते। पैकेट, दूसरी चीज होती थी, पैकेट जो होते थे वो आपके एंड पे रहते थे, फिर एक बार में अपलोड होते थे, राइट। उसी टाइम अगर आप वेरीफाई कर पाते कि ये डॉक्यूमेंट सही अपलोड हो गया है, सही तरीके से पैकेट्स जाएंगे, तो आपका काम बहुत आसान हो गया होता, राइट। तो यूसी में हम रियल टाइम, बहुत सारी चीजें हम रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। मैनुअल एरर्स, बहुत सारी डेमोग्राफिक एंट्रीज में आप जब डालते थे तो उसमें बहुत सारे टाइपिंग में एरर्स आते थे। इंग्लिश में बहुत सारे लोग कन्वर्सेंट नहीं होते हैं क्या? नहीं होते। कई बार हम काम करते रहते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। आप अगर देखेंगे, आपके दिमाग में अगर कोई एक नंबर चल रहा है, मैं अगर आपसे बोलूं 25 + 50 कितना होता है, उसी टाइम अगर किसी ने 85 बोल दिया, आपके दिमाग में 85 चलेगा, 85 चलेगा, आपको वो 50 + 25 85 मुंह से निकलेगा। और जो निकलेगा, अगर आप वो टाइप कर रहे हैं, जब आप टाइप कर रहे हैं तो वही 85 आप लिखेंगे, आप 75 नहीं लिखेंगे। और जब आप लिख के सामने आपके रेसिडेंट को आप दिखाते हैं ये डिटेल चल रही है, कई बार वो रेसिडेंट सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन बता के, मौखिक बता के ये सोच लेता मेरा काम खत्म। बहुत से लोगों के सामने ऐसे रेसिडेंट्स आए होंगे जो अनपढ़ है, जिनको सामने आप कुछ भी दे दें, वो वेरीफाई नहीं कर पाते कि वो सही लिखा है या गलत लिखा। ऐसे उसमें इंफॉर्मेशन गलत चली जाती थी। ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण डेमोग्राफिक एरर्स होते थे, इंफॉर्मेशन गलत फीड इन हो जाती थी। अब यूनिवर्सल क्लाइंट आने के बाद ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम वेरीफाई कर सकते हैं और सही इंफॉर्मेशन को हम सिस्टम में डाल सकते हैं। ईसीएमपी और यूनिवर्सल क्लाइंट के बीच में डिफरेंस क्या क्या है? सबसे पहली चीज जो हमने बात करी कि ईसीएमपी जो है वो ऑफलाइन मोड में काम करता है, यूसी जो है वो ऑनलाइन मोड में काम करता है। पैकेट कहाँ पे बनता है ईसीएमपी में? पैकेट बनता है यूजर के मशीन पे, लेकिन यूसी में पैकेट कहाँ बनता है? वो बनता है बैकएंड पे। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ना ईसीएमपी में ना यूसी में, दोनों ही जगहों पे आप डायरेक्टली सर यूआईडीआई के आने के बाद आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन ईमेल का और मोबाइल का शुरू हो गया है, ठीक है। फिर सीआरएस सिस्टम जो है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, इसके साथ ईसीएमपी का कोई इंटीग्रेशन नहीं था। अब सभी को मेरा नमस्कार। मैं निकेत दीवान हूँ, राज्य परियोजना प्रबंधक यूआईडीआई स्टेट ऑफिस भोपाल के लिए। और मैं स्वागत करना चाहूंगा धर्मवीर कुशवाहा सर का, डिप्टी डायरेक्टर यूआईडीआई स्टेट ऑफिस भोपाल। आप सभी यहाँ यूसी उपलब्ध हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा, हेलो, खड़ा हो गई करता हूँ, अरे बैठ नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लग रहा है मेरी आवाज अभी तक पहुंच नहीं पा रही है। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले ये स्टार्ट, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक यूनिवर्सल क्लाइंट को इंस्टॉल किया है अपने जो भी
और यूनिवर्सल क्लाइंट कि अभी तक यूनिवर्सल क्लाइंट को इंस्टॉल किया है और उसका यूज किया है, उनके लिए प्लीज क्लैपिंग। कि कम से कम वो लोग, आपके ही बीच के लोग, उन्हें पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कहाँ हमें काम करना है, उसकी उन्हें नॉलेज है। तो आप जो यूनिवर्सल क्लाइंट है, जो भी आधार का फ्यूचर में इनके यूज करना है, क्या उसमें अभी समस्याएं चल रही हैं, आपको उसको पे किस तरह से उस समस्या का मालूम होना चाहिए कि कौन सा नया वर्जन आया है, ये सब जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके लिए आपके साथ में है नवनीत जी, ये आपको यूनिवर्सल क्लाइंट का A to Z बताएंगे। आज पूरी जानकारी बताएंगे कि यूनिवर्सल क्लाइंट क्या है, इसमें क्या नई फीचर्स हैं, किस तरह से ये हमारे ECMP से बेटर है, इसमें क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, किस तरह से ये आप लोगों के लिए अच्छा है, ऑपरेटर को इसमें क्या क्या नई सहूलियत दी गई है, और इससे आपको क्या इसमें चेक रखनी है कि आप जब भी किसी रेसिडेंट का एनरोलमेंट या अपडेट करेंगे तो आपका फास्ट तरीके से हो सकता है। तो कौन है जो भी आपके व्हाट्सएप हैं, फेसबुक हैं, ऐप्स हैं, आज से दूर रहिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। अगर आपसे कुछ नहीं बनता है फ्यूचर में, या आप यूनिवर्सल क्लाइंट पर नहीं कुछ कर पाते हो, इट मींस योर फेलियर, आपने ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड नहीं की है। ओके, इस ट्रेनिंग के बाद वो करते हैं हम, जो UIDI आपके जो रजिस्ट्रार हैं, ये आपसे होप करते हैं कि आप विद इन ए वीक अपनी जितने भी जो भी आपको सिस्टम दिए गए हैं या आपके पास सिस्टम है, उन पर आप यूसी क्लाइंट को इंस्टॉल करोगे विद लेटेस्ट वर्जन, उस पर काम करना चालू करोगे, और विद इन ए वीक आप पूरे जो भी इनरोलमेंट और अपडेट हो रहे हैं उसको यूनिवर्सल क्लाइंट पे करेंगे। कर पाओगे? कर पाओगे? बट प्लीज, यूनिवर्सल क्लाइंट अभी है मार्केट में, फिर भी आप लोग उस पर काम करते हैं, आप लोगों को मालूम रहता है कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी यूनिवर्सल क्लाइंट पे आपको कोई प्रॉब्लम लगे या नया फीडबैक आए, आपको लगता है कि नहीं नहीं इसमें ये कोई और चीज हम ऐड कर सकते हैं, तो उसका फीडबैक आप अपने रजिस्ट्रार को भेजिए, अपने रजिस्ट्रार को भेजिए। आपके रजिस्ट्रार से जो भी हमारे पास आएगा, जो भी आपके पास आएगा कि सर इसमें ये चेंजेस होनी चाहिए, उस पर हम उसी को यूसी पर अपडेट करवाएंगे और इसको और बेहतर बनाएंगे। ठीक है? ओके, जय हिंद, जय भारत। रमनी जी कंटिन्यू। थैंक यू धर्मवीर साहब। चलिए हम लोग दोबारा इस चीज पे आते हैं। ECMP और यूसी के डिफरेंसेस को हम देख रहे थे। ठीक है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो होता है वो होता है सिविलियंस का डेटा एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसीज के पास। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप लोगों में से कोई बता सकता है क्या है? सिविलियन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आप लोग यूज करते हैं, अभी यूज कर सकते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इसी तरीके से जो NRIs होते हैं, OCI कार्ड होल्डर्स होते हैं, विदेशी जो आते हैं, विदेश के नागरिक जो होते हैं, उनका डेटा भी ऑनलाइन एक्सेस किया गया है, उसको भी इंटीग्रेट किया गया है सिस्टम में। ठीक है, कुछ उनकी डिटेल्स भी हम लोगों ने डाली है, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अब बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोगों को मालूम होगा कि बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अगर हम किसी को वेरीफाई कर लेते हैं तो हमारी तरफ से पैकेट के रिजेक्ट होने के चांसेस वहीं पे बहुत कम हो जाते हैं, isn't it? ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आप लोग नहीं कर पाते थे, राइट? यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन सोर्स है, आप जब डालते हैं, जैसे BRN की अगर हम बात करें तो वो क्या है, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो क्या होता है आप लोगों के पास सिस्टम में?
यूसी में ऑटोमेटिकली डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। यूसी में ऑटोमेटिकली उस बच्चे का पूरा डेटा जो उसके बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है, वहां पे पूरा का पूरा डेटा अपने आप आ जाएगा। तो आपको उसमें कुछ वेरीफाई करना है? आपको उसमें कुछ वेरीफाई नहीं करना। बिल्कुल आप उसमें देख सकते हैं हम लोगों के लिए कि भाई ठीक है, ये जो डेटा हमारे सामने मेंशन्ड है और जो सिस्टम पे आ रहा है वो सेम है कि नहीं है। राइट, आसान हो गया हमारे लिए वेरीफाई करना। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आजकल आप लोगों ने देखा होगा एम परिवहन किस किसने डाउनलोड कर रखा है? आजकल एम परिवहन आप लोग जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे उसमें 3-3, 4-4 गाड़ियों के आप अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रख सकते हैं। उसमें आप एक लाइसेंस रख सकते हैं, एक नंबर पे एक लाइसेंस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मतलब ऑनलाइन वो इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है आप लोगों के पास। राइट, तो वो इंफॉर्मेशन भी वेरीफाई हो जाती है। हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट है कि नहीं है? ड्राइविंग लाइसेंस हमारे लिए किस चीज का डॉक्यूमेंटेशन है? किस चीज को? पीओआई है, पीओए है? पीओआई है और ओनली पीओआई। राइट, सो हमारे पास एक डेटा को वेरीफाई करने के लिए हम ऑनलाइन उस चीज को चेक कर सकते हैं, इसीलिए यूनिवर्सल क्लाइंट लाया गया है। अच्छा, आप किसी फॉरेन नेशनल का अगर आप ईसीएमपी पे एनरोलमेंट करते थे तो क्या आपको कोई रेड फ्लैग आ जाता था क्या? नहीं आता था। दूसरी चीज, क्या फॉरेन नेशनल के लिए कोई अलग से टैब होता था? एनआरआई के लिए, फॉरेन नेशनल के लिए कोई अलग टैब होता था क्या? ठीक है, फॉरेन नेशनल का था क्या? एनआरआई और फॉरेन नेशनल में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एड्रेस रजिस्टर करवा सकते हैं। के लेटेस्ट डिटेल्स जिनके आधार में अपडेशन लिमिट्स शो नहीं होते हैं, डिटेल्स जिनके आधार में अपडेशन लिमिट्स शो नहीं होते हैं। आपको ये बर्थ डेट करवा सकता है, जेंडर एक बार यूसी में आप हुआ है या नहीं हुआ, अगर वेरिफिकेशन की ईसीएम में वैलिडेट कर सकते हैं। पहले आप वेरीफाई यूसी से आप एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अटेम्प्ट्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अटेम्प्ट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऑप्शंस आपको दिखेंगे कि भाई कौन कौन से कितने अटेम्प्ट्स हमारे पास बचे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो नेम में आपके पास यहाँ दिया हुआ है 2 अपडेट्स लेफ्ट, डेट ऑफ बर्थ में 1 अपडेट्स लेफ्ट, जेंडर में 1 अपडेट्स लेफ्ट, एड्रेसेस में कुछ नहीं है, मोबाइल में नहीं है, ईमेल में नहीं है, क्योंकि एड्रेस, मोबाइल और ईमेल आप जितना बार चाहे उतने बार आप प्रूफ देके चेंज करवा सकते हैं। ईमेल और मोबाइल के लिए प्रूफ नहीं देना, हालांकि उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन वैलिडेशन की फैसिलिटी चालू कर दी है। ठीक है, इस तरीके से आपने जो डॉक्यूमेंट स्कैन करा है वो डॉक्यूमेंट आपको इस तरीके से आपके क्लाइंट पे दिखेगा, आपके फ्रंट एंड पे दिखेगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेव करके ऑप्शन दिया हुआ है, स्कैन नेक्स्ट पेज दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज दिया है, प्रीवियस पेज दिया है। जैसे ही आप सेव करेंगे ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव नहीं करना है, आप बैक चले जाइए,
और सिस्टम में दोबारा से उसको अपडेट कर दीजिए। ईमेल आईडीज, वेरिफिकेशन होता है, ओटीपी आप जब व्यक्ति के पास जाएगा, ओटीपी आप अपने सिस्टम में डालेंगे, वो वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है। HOF, HOF क्या होता है? हेड ऑफ फैमिली। उन सब के वेरिफिकेशन रियल टाइम में चल रहे हैं, उसके थंब इंप्रेशंस, और जब आप लेते हैं बायोमेट्रिक लेते हैं तो वो वेरीफाई वहीं पे हो जाता है उसी टाइम पे। सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो न्यू एनरोलमेंट दिया हुआ है। न्यू एनरोलमेंट तीन कैटेगरी में है। एक वयस्क, जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, और वो बच्चे जो 5 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है अपडेट का ऑप्शन, जहां पे डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक अपडेट्स है। और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपके पास है डॉक्यूमेंट अपडेट, फाइंड आधार, पीवीसी कार्ड और एक्टिवेट आधार। ये फैसिलिटी आपके पास एक ही क्लाइंट पे है। अब ऑपरेटर के बेनिफिट्स हम लोगों ने सेशन की शुरुआत में बात करी थी। रिजेक्शन कम हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वेरीफाई आप कर सकते हैं। ठीक है। और कोई एरर होती है तो शुरुआत में ही आपको दिख जाती है। ये सारी चीजें अगर होती हैं, और प्रीफिल जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे सिस्टम से लेते हैं, सिस्टम से हम अगर डेटा उठाते हैं, तो आपके पास फील्ड्स ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाती हैं, उसमें आपका टाइम बचता है। जब रियल टाइम डेटा आता है तो क्या होता है, आप प्रोसेस ज्यादा जल्दी कर सकते हो। अच्छा, मिसयूज सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम मिसयूज कोई नहीं कर सकता। कोशिश हमारी है कोई पहले भी कोई ना करे, लेकिन क्या होता था, लॉग इन करे आप सिस्टम से हट सकते हो, सिस्टम हटा लिया जाता था। ऑनलाइन है, जियो टैगिंग, आईपी एड्रेसेस, सारी चीजें, राइट। और आप जब भी लॉग इन करते हैं तो हर बार आपको लॉग इन करना है, हर एंट्री पे। सिस्टम छोड़ोगे अब अपना, किसी और को दोगे, वैसे तो वो एक आपराधिक गतिविधि होती है, बट अब आप वो करना ही नहीं चाहोगे और कर भी नहीं पाओगे। ठीक है। इंटरफेस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, सिनेरियोस क्या क्या है, अलग अलग सिनेरियोस आपके सामने आते हैं, उसका फ्लो चार्ट बना हुआ है। और ये फ्लो चार्ट जो बना है, जब आप यूसी में जाते हैं तो यूसी में ये चीज आपको बड़े हेल्पफुल आती है, क्योंकि यूसी में ऑलरेडी इस तरीके का फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट का मतलब है, जब आप काम करने जाएंगे तो आपके पास ऐसे ऑप्शंस आएंगे। जैसे एनरोलमेंट जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया आपके पास 3 कैटेगरीज आती है, अबव 18 ईयर्स, 5 से 18 साल के बीच में, और 5 साल से कम उम्र के बच्चे। तो जब आप राइट हैंड कॉर्नर में देखेंगे 18 साल से ऊपर में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन ईसीएमपी में नहीं आता था, यूनिवर्सल क्लाइंट में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि इंडियन है, फॉरेन है या एनआरआई है। आप जब उस पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपने इंडियन पे क्लिक करा, तो फिर वो आपसे नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा डॉक्यूमेंट बेस्ड है या हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड है। अच्छा, डॉक्यूमेंट बेस्ड है तो डॉक्यूमेंट बेस्ड में उसके पास प्रूफ ऑफ बर्थ है या प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं है। आपने ये जब इंफॉर्मेशन डाली तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको आगे लेकर जाएगा और आपसे उस तरीके के सवाल पूछेगा जो सवाल अब उसको जरूरी है पूछना। अगर हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड है तो डॉक्यूमेंट किसके मांगेगा, वो इस रूप में पेरेंट्स के मांगेगा। कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेगा पेरेंट का, कौन सा डॉक्यूमेंट, किस चीज में, किस चीज के प्रूफ में के रूप में मांगेगा वो। हेड ऑफ द फैमिली आप लोग किस किस चीज के लिए डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, प्रूफ ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। हेड ऑफ द फैमिली प्रूफ ऑफ बर्थ में यूज करेंगे क्या, किसी की जन्म तिथि आप उसके हेड ऑफ द फैमिली के हिसाब से चेक कर सकते हैं क्या,
नहीं कर सकते। आप उस व्यक्ति की आइडेंटिटी उस हेड ऑफ द फैमिली के हिसाब से चेक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो हेड ऑफ द फैमिली के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिटेल्स जब आएंगी हेड ऑफ द फैमिली का, उसका आधार डालेगा और उसकी जो डिटेल्स होंगी, अब इसमें क्या होगा, मेरे पिताजी रहते हैं एक्स जगह पे और मेरे को वाई जगह का अगर एड्रेस चाहिए और हेड ऑफ द फैमिली सेलेक्ट किया तो आएगा क्या? नहीं आएगा। ये ऑटोमेटिकली मेरे पिताजी का डेट पूरा जो एड्रेस है वो कॉपी कर लेगा। और इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूं क्या? चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉरेन में आप जाओगे तो फॉरेन में भी, फॉरेन नेशनल में आपको डॉक्यूमेंट बेस्ड ही होगा। फॉरेन नेशनल और एनआरआई के बेसिस में केस में आपको डॉक्यूमेंट सारे रिक्वायर्ड रहेंगे। जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप 5 से 18 साल के बच्चों के बीच में जाएंगे तो अगेन आपके पास आ गया भारतीय है, फॉरेन नेशनल है या एनआरआई है। आपने इंडियन सेलेक्ट किया तो फिर आपके पास आ गया कि डॉक्यूमेंट बेस्ड रहेगा या हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड रहेगा। आपको उनमें से कुछ, आपने उसमें से सिलेक्शन किया, डॉक्यूमेंट बेस्ड है, तो उसमें फिर आपसे पूछा गया क्या उसके पास प्रूफ ऑफ बर्थ है या प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं है। जब आप ये सेलेक्ट करते जा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि आगे का आपका जो काम है कितना सरल हो जाएगा। भाई अगर सामने वाला बोल रहा है कि मेरे पास प्रूफ ऑफ बर्थ है, तो प्रूफ ऑफ बर्थ का जब ऑप्शन है आपके सामने ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा कि अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ डालिए। प्रूफ ऑफ बर्थ में क्या रहेगा? बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट। और हम यहाँ पे बात करते हैं प्रूफ ऑफ बर्थ में, हम कोशिश करते हैं कि उसका क्या लें, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर लें। बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर लिया तो हमारे पास बाकी और सारी जो उसकी डिटेल्स है वो भी पॉपुलेट हो जाती है, राइट। इसी तरीके से बच्चा फॉरेनर है तो डॉक्यूमेंट बेस्ड होगा, एनआरआई है तो एनआरआई के केस में ऑप्शन आ जाएगा बच्चे के लिए, क्या उसके माता पिता या हेड ऑफ द फैमिली के डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं या वो बच्चा खुद के डॉक्यूमेंट्स लगा के करवाना चाह रहा है। 5 साल से छोटे बच्चे अगेन इंडियन, फॉरेन और एनआरआई, अगेन वही ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड। डॉक्यूमेंट बेस्ड में फिर बात आती है कि भाई बच्चे के पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ प्रूफ है या नहीं है। और हेड्स ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली में हम देखते हैं तो क्या आता है, हमारे पास बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हम हर केस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और हर केस के हिसाब से हम लोगों ने ये काम, इस सिस्टम को बनाया है। अच्छा, 10th की मार्कशीट जो है वो 2020 में जो बच्चा पैदा हुआ वो ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। तो 2023 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं या उनके जन्म तिथि जिनकी 2023 के बाद की है, उनका कंपल्सरीली बर्थ सर्टिफिकेट हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा, चलिए आप लोगों को इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में क्या क्या डाउट्स थे? जी, एक मिनट। हाँ,
0 से 5 साल की उम्र के बच्चे का डेमोग्राफी आपको चेंज करने की, ठीक है, आपको उसमें डेमोग्राफी में क्या चेंज करना है? एड्रेस चेंज करना है जी। आपको उसका एड्रेस चेंज करना है, तो एड्रेस अगर उसमें हेड ऑफ द फैमिली के बेसिस पे उसका डॉक्यूमेंट बन रहा है, हेड ऑफ द फैमिली का डॉक्यूमेंट बन रहा है, ठीक है, तो उसमें हेड ऑफ द फैमिली का जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो एड्रेस डाला है, मान लीजिए पिताजी का डॉक्यूमेंट लगा है, पिताजी का आधार कार्ड डाला है, तो पिताजी का जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वही एड्रेस उसमें आएगा। आप हेड ऑफ द फैमिली में माता या पिता दोनों में से किसी का भी आधार कार्ड लगा सकते हैं। हेड ऑफ द फैमिली जब आप 0 से 5 साल की उम्र में जाते हैं तब वहां पे हेड ऑफ द फैमिली के बायोमेट्रिक्स लगते हैं। ओके, तो आप ये ओके, क्वेश्चन आपका ये है कि अगर माता पिता के आधार में एड्रेस चेंज हो गया तो बच्चे के आधार में कैसे चेंज होगा? आपको यूसी में जाना है, अपडेट करना है बच्चे का, आप आधार डालेंगे, अपडेशन में डालेंगे, डेमोग्राफी में डालेंगे, तो उसके माता पिता की जब डिटेल आप डालेंगे तो वो एड्रेस लेगा ना वो। और नंबर डालेंगे बिल्कुल सर, मैंने आपको ये बताया 0 से 5 साल की उम्र में बायोमेट्रिक में उसके माता पिता का भी आएगा। अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। उसके एनरोलमेंट जो होगा, उस एनरोलमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि एनरोलमेंट उसके प्रोसेस क्या है, ठीक है। यूसी में उसका प्रोसेस क्या होगा, जब आप प्रोसेस देखेंगे और प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे फिर उसका डेटा लेकर आएगा, कैसे निकालेगा। अलग अलग क्लास चल रही है। देखिए, अगर वो सेंटर पे डाला तो आपके नंबर डाले, वो नंबर उसको ऑटो सेट कर पंचायत के द्वारा मना देता है, नंबर उसको वाले आपके पास पंचायत का क्यूआर कोड वाला आता है, आप क्यूआर कोड वाले ठीक है, तो उसके के नंबर इसके को बोलता है यार नंबर वो इसका कहीं होता कुछ नहीं है तो वो तो देखिए उसका यार नंबर जमा दे दो, यार नंबर जमा होगा तो वो डेटा चेक कर 2023 से कहेंगे जो बर्थ सर्टिफिकेट बनते थे, कुछ जगहों में बर्थ सर्टिफिकेट जो बनते थे वो हाथ से बनते थे क्या उसको इनवैलिड कर दिया गया है क्या? नहीं, बीआरएन जो होता है, बीआरएन जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके लिए एक हेल्पफुल टूल है कि जहां पे आपका डेटा जो है एक पर्टिकुलर एजेंसी के पास है जहां से हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जब आप वो बीआरएन नंबर डालते हैं और डेटा फेच हो सकता है तो वहां से वो फेच कर लेगा, डेटा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज जिन्होंने किया है वो उस सिस्टम से नहीं जुड़े या पुराने नहीं जुड़े हैं, उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में तो डेटा अपने आप पॉपुलेट नहीं होगा, उस केस में आपको डेटा अपने हाथों से डालना है। जी, अगर ब्लर दिख रहा है तो उसको दोबारा करिए। देखिए सर, अगर वो ब्लर आ रहा है, देखिए सुनिए, मशीन हो या वैलिडेट करने वाला कोई भी व्यक्ति पीछे यूआईडीआई की तरफ से जो पीछे वैलिडेट करता है या आप वैलिडेट करते हैं, अगर मेरे सामने कोई डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपकी ये प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है आपने स्कैन किया, जो डॉक्यूमेंट आपके सामने आपने उसी को स्कैन किया, सर अभी आपने यूसी में किया है क्या? ठीक है, तो आप उसको दोबारा कर लीजिए। देखिए यूसी में अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है।
शाम को जब मेरे उसका अभी तक ऐसा नहीं, मैं डॉक्यूमेंट क्लियर है तो क्लियर है, बड़ा आपको वही बताओ आपको कोई और डाउट? चलिए अब माइक मैं बेड की चक्कर में टाइम कभी इधर उधर आपके नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा माइक अरे क्या कर ले कैसे यार अरे क्या कर रहा है तो से एक बार तो खाने की आदत लगता है आजमा के देख लेना सही मानती क्या दिन में सही लगा अनुमान लगा मैं माया मैं तो मजा पूरी लगा ना 15,000 रुपये में 6-7,000 रुपये मतलब 10,000 रुपये खत्म होता है 4,000 15 में 15 में होने चल रहे हैं नहीं तो 9,000 3 महीना अब भी कोई तो मैं जब महीना का हिसाब ही ना आता पहले महीना चलिए अब हम आते हैं एडल्ट का एनरोलमेंट कैसे किया जाएगा अगर वो इंडियन रेसिडेंट है तो। यहाँ पे रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? आप लोग आधार बनाते हैं, रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स का डिफरेंस क्या होता है? एक कोई व्यक्ति एक कोई व्यक्ति देखिए दो शब्द हैं, एक सिटीजन और एक रेसिडेंट। सिटीजन का मतलब होता है वो भारत का नागरिक है और रेसिडेंट का मतलब होता है वो भारत में रहने वाला व्यक्ति है। सिटीजन के पास भारतीय जो नागरिक है वो भारतीय तो है, भारतीय नागरिक का सबसे बड़ा राइट क्या है? वोट डालना, ठीक है। नॉन रेसिडेंट जो होता है, यहाँ पे रेसिडेंसी का जो स्टेटस होता है वो डिफाइन होता है व्यक्ति इस देश में कितने दिन रह रहा है।
182 दिन, एक पर्टिकुलर साल में 182 दिन और या उससे ज्यादा रहने वाला व्यक्ति उस देश का नागरिक है, उस देश का रेसिडेंट कहलाता है। तो आपकी नागरिकता जापानी हो सकती है, आप जापान के नागरिक हो सकते हो, एक जापानी सिटीजन हो सकते हो, लेकिन अगर आप अपने काम के सिलसिले में भारत में रह रहे हैं, मान लीजिए कोई एक जापानी कंपनी है, उसमें काम करने के लिए कोई जनरल मैनेजर पोजीशन पे एक व्यक्ति जापान से यहाँ आता है, हिंदुस्तान में भारत में आता है और वो 182 दिन से ज्यादा भारत में रहता है, तो वो भारत का रेसिडेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने 182 दिन से ज्यादा का वो निवासरत है भारत में, इसलिए वो यहाँ का निवासी कहलाएगा। क्या वो नागरिक कहलाएगा? नहीं, वो यहाँ का नागरिक नहीं कहलाएगा, वो भारत का निवासी कहलाएगा। इसी तरीके से नॉन रेसिडेंट इंडियन वो होते हैं जो जिनकी नागरिकता तो भारतीय है, नागरिकता तो भारतीय है, लेकिन वो भारत में निवास नहीं करते। प्राइमरीली वो भारत में निवास नहीं करते, वो किसी दूसरे देश में निवास कर रहे होते हैं। जैसे आपने कई लोगों को जाना होगा कि जो आज की डेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो यहाँ काम करने के लिए मान लीजिए 1 साल 2 साल के प्रोजेक्ट के लिए वो यूएस चले जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। उनको हम NRI बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं, क्योंकि वो निवास कहाँ कर रहे हैं? यूएस में कर रहे हैं। 182 दिन से ज्यादा का निवास उनका दूसरे देश में हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो भारत, अब आधार, क्या जो जापानी नागरिक है जो भारत में रह रहा है पिछले 1 साल से, क्या वो अपना आधार बनवा सकता है? किसने बोला जी सर? आपने बोला, बिल्कुल सही, वो अपना आधार बनवा सकता है क्योंकि वो 182 दिन से ज्यादा यहाँ पे निवासरत है, इसलिए वो अपना आधार बनवा सकता है। कोई व्यक्ति यूएस में बैठा है, मान लीजिए एक फैमिली है, वो यूएस गई, यूएस में रह रही है और वहां बच्चा जो है वो यूएस में हुआ उनकी फैमिली में, और 1 महीने बाद वो इंडिया आ जाते हैं, बच्चे का पासपोर्ट बना होगा, बच्चा भारतीय वो है, NRI का बच्चा है, क्या उसका माँ बाप का आधार कार्ड बना हुआ है? क्या बच्चे का आधार कार्ड बनेगा? बर्थ सर्टिफिकेट तो बनवा सकता है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, उसको बर्थ सर्टिफिकेट वहां से यूएस का बर्थ सर्टिफिकेट लेके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में देगा, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, इंडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसको बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवा देगा। क्या वो बनवा सकता है अपना आधार कार्ड? वो बच्चा बनवा सकता है। वो बच्चा तब तक आधार कार्ड नहीं बनवा सकता, उसका आधार कार्ड तब तक नहीं बनेगा जब तक वो 182 दिन या हम बोले 183 दिन जब तक वो भारत में निवास लगातार नहीं कर लेता, तब तक उस बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनेगा, चाहे उसके माँ बाप का आधार कार्ड बना हुआ हो। ठीक है, और आप लोगों को मालूम होगा 18 साल से ज्यादा उम्र के 18 साल वयस्कों का आधार कार्ड बनाने की आजकल फैसिलिटी जो है सबके पास नहीं है, है ना? 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको अगर अपना नया आधार कार्ड बनवाना है तो वो सेवा सिर्फ आधार सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिसेस, ठीक है। आप में से कितने लोग बनाते हैं वयस्कों के आधार कार्ड? चलिए, यहाँ पे मौजूद सब मैक्सिमम लोग 18 साल से ऊपर के लोगों का आधार नहीं बनाते हैं, बट मुझे मालूम है अभी हम लोग 4 स्टेट्स में लाइव जा रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई तो बना रहा होगा। लेट्स गो थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि
बच्चों का या बड़ों का जो भी आधार बनेगा उसमें बहुत सी चीजें सिमिलर है, बहुत सी चीजें सिमिलर है। तो ऐसा नहीं कि वयस्क का बन रहा है तो एकदम बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, बच्चे का बन रहा है तो बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं है। जहां जहां जरूरत है सिर्फ वहां वहां थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है जहां डॉक्यूमेंटेशन के चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, चलिए, जब आपने यूसी डाउनलोड किया तो आपके सामने क्या ऑप्शन आएगा? जब आप लॉग इन करेंगे आपके पास यूनिवर्सल क्लाइंट या ईसीएमपी दोनों में से सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा, क्या आपको सिलेक्ट करना है। तो आप यूनिवर्सल क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सल क्लाइंट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऊपर पहले सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके से अपने आप को बायोमेट्रिकली, ये ऑपरेटर के लिए कि ऑपरेटर अपने आप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करवाना चाहता है, बायोमेट्रिक में कौन सी चीज यूज करेगा। आधार नंबर आप डालेंगे, कैप्चा आप डालेंगे, आप लॉग इन करेंगे, उसके बाद आपके पास बायोमेट्रिक वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आपके जितने सवाल हैं वो आप लिख लीजिए। अपन इस प्रेजेंटेशन के बाद उन सवालों को, क्वेश्चन आंसर्स को अपन लेते हुए चलेंगे। ठीक है, और जरूरत पड़ेगी तो वापस इसी प्रेजेंटेशन के उन स्लाइड्स पे आएंगे जिन स्लाइड्स के बारे में वो क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आपने वैलिडेट किया। ठीक है, आप उसके बाद फ्रंट एंड में एंटर करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आधार 18 साल या उससे ऊपर, नया एनरोलमेंट, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अब एनरोलमेंट में जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में कवर किया था कि एनरोलमेंट दो तरीके से होता है, डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट होगा और HOF बेस्ड एनरोलमेंट होगा। तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा कि भाई आप एनरोलमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड करेंगे कि हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड करेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट बेस्ड करेंगे तो उसमें फिर आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे कि प्रूफ ऑफ बर्थ है या प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं है। अगर प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या आधार बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। उस चीज को हम क्या बोलते हैं जब प्रूफ ऑफ बर्थ होता है? तो प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं है तो, और हम आधार बना रहे हैं, तब उस चीज को क्या बोलते हैं? नहीं, जब प्रूफ नहीं है डेट ऑफ बर्थ का और हम एक डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे साल का आएगा कि कितने साल का है वो व्यक्ति, और वो इसलिए डालते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, तो वो अपनी एक डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, एक डॉक्यूमेंट देते हैं, वोटर आईडी या कुछ देते हैं, उसके बेसिस पे हम उनकी डिक्लेयर्ड एज निकाल लेते हैं। कोई बोलता है भाई मैं 44 साल का हूँ, हम उसके वो 44 साल डिक्लेयर्ड ले लेंगे, वो अनवेरिफाइड होगी, हम उसके डिक्लेरेशन को मान लेंगे वहां पे। तो आप वहां पे अब देखेंगे आधार कार्ड में, अब वहां पे आता है, कई जगहों पे आपको देखेंगे डेट ऑफ बर्थ आती है और कुछ जगहों पे आपको 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 40 ईयर्स इस तरीके से आता है। मतलब वहां पे प्रूफ्स नहीं है, तो हमने एक डिक्लेयर्ड, उसने जो डिक्लेरेशन दिया हम उसके मौखिक डिक्लेरेशन को मान के चलते हैं। डॉक्यूमेंट बेस्ड, उसके पास प्रूफ ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन है आपके सामने इंडियन रेसिडेंट। जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आएगा आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे, इंडियन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट फॉरेनर। तो आप सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे रेसिडेंट इंडियन, भारतीय निवासी है। फिर आप उसमें टाइप ऑफ एड्रेस देखेंगे, इंडियन एड्रेस या फॉरेन एड्रेस। भाई अगर इंडियन रेसिडेंट है तो उसका भारतीय एड्रेस ही होगा, तो इंडियन एड्रेस हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो उसके बाद आपके पास आता है एनरोलमेंट टाइप। एनरोलमेंट टाइप में आता है डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट। जब आप हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड करेंगे, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन चालू खुल जाएंगे, माता है, पिता है, या जो बच्चे अनाथ हैं उनके केसेस में लीगल गार्जियंस, और इस तरीके से चीजें ओपन हो जाएंगी आपके पास कि आप किसको हेड ऑफ द फैमिली बना रहे हैं। ठीक है,
बायोमेट्रिक